हाँ जी, तो ये 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना 5th प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है अगर हमने कोई भी एसेट परचेज करी, लेट से मैं बात करता हूं एक लैंड की, मैंने एक लैंड परचेज करा 20 लाख रुपए का। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग दोनों साथ में। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी, 20 लाख रुपए इसकी कॉस्ट पड़ गई। अब वो कहता है मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती भी है और कम भी होती रहती है। ठीक है, तो आपने कभी भी इसकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। इसका रीजन मार्केट वैल्यू की फ्लक्चुएशंस नहीं, इसका रीजन ये है कि जब हम ये एसेट परचेज करते हैं तो हमने इसको अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करा है, एम्प्लॉयड इन बिजनेस। हमारा पर्पस इसे बेचना नहीं है, याद रहे, हमारा पर्पस इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पर्पस है इसे अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किस लिए करा है, ताकि हम इस पर इसको यूज करके अपने प्रॉफिट्स, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो कहता है इसलिए आप हमेशा मार्केट वैल्यू को, मार्केट प्राइस को इग्नोर करेंगे और हमेशा कौन किसको रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स को। समझ आई बात? ठीक है, इस प्रिंसिपल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है साथ साथ लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल assets are recorded, assets are recorded at its original cost, okay, which is timely depreciated. ठीक है, उसने क्या कहा कि एसेट्स को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिसको टाइमली आपने डेप्रीशिएट भी करना है। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एसेट को प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू, जब आप उससे बेनिफिट्स लेते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, तो उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस होती है, डेप्रीशिएट होती है, तो उसको आपने टाइमली डेप्रीशिएट भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूं जिसकी लाइफ अगर 10 साल है, तो हर साल मैं उससे कितने के बेनिफिट्स ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए के। तो उस गाड़ी की कॉस्ट भी जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस गाड़ी की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए हर साल कम होती रहेगी। ठीक है, क्या आपको ये मेरी बात समझ आई? रिकॉर्ड किस पे करेंगे, मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी कॉस्ट और उस पे जो डेप्रीसिएशन है वो हम हर साल लेस करते रहेंगे, डेप्रीसिएशन हर साल लेस होता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर इसने हमें एक और बात समझाई, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है। किसी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, तो आप याद रहे ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने का आपने उस एसेट को खरीदा, प्लस सेकंड पॉइंट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एसेट जरूर लिख लेना। उस एसेट पे कोई भी खर्चा अगर हो रहा है परचेज के टाइम पे तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। थर्ड, एनी एक्सपेंस incurred on asset, ठीक है, till it is firstly put to use।
ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे अच्छे से। फर्स्टली पुट टू यूज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एसेट को पहली बार यूज करने से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे, वो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ने कहा पहली चीज एसेट को आपने हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन जो उस पे लग रहा है वो लेस करना है उस पे। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज इमैटेरियल। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ। हाँ जी, तो अब जो हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहा है दैट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है देखिए हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी लेन देन होगा, तो उसके हमेशा कितने इफेक्ट्स होंगे? डबल इफेक्ट्स, डुअल इफेक्ट्स। ठीक है, और उसका एक इफेक्ट जो होगा वो डेबिट साइड पे होगा। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट उसका कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे होगा। अगर 10,000 डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे इफेक्ट आ रहा है, तो क्रेडिट पे भी कितना इफेक्ट पड़ेगा? 10,000 का इफेक्ट पड़ेगा। और हमेशा दोनों साइड्स क्या रहने वाली हैं? इक्वल। समझ आई बात? यही हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ड किस पर है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है, बस इसने इतना ही कहा कि बेटा एवरी ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट। ठीक है, वन ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, ऐसे लिखे, वन इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड एंड another effect on the credit side, which makes both the sides always equal। ठीक है, जो दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का कहना था। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। लेकिन ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कैसे फॉलो होता है, ये हम अपना जर्नल चैप्टर है उसके अंदर हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अभी हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर भी आएंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो उससे पहले मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स कवर करवा रहा हूँ। और हमारा 7th अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल की भी बहुत बेसिक सी बात है जो हमें समझाना चाहता है। ये कहता है रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज, हम कोई कमीशन कमा रहे हैं, हमें कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो कह रहा है उस रेवेन्यू को आप अपने बुक्स में रेवेन्यू कब लिखोगे? कि हाँ भाई ये मेरा रेवेन्यू है। जो पैसा आपने कमाया है उसको आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? यहाँ रिकॉग्नाइज मतलब क्या है? बुक्स में रिकॉर्ड करना कि पैसा आया, किसी भी तरीके का पैसा आया, वो मेरे लिए रेवेन्यू नहीं होता है। मानते हो ये बात? मैं लोन लेता हूं तो भी पैसा आता है, मैं एडवांस लेता हूं तो भी पैसा आता है ना भाई? लेकिन वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। मैं अपनी कोई अपना प्लॉट बेच देता हूं तो भी पैसा आता है, लेकिन वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। मेरा रेवेन्यू क्या है? जो मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज से पैसा कमा रहा हूं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ जी, यस सर। तो जो मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज से पैसा अर्न कर रहा हूँ, जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है उससे जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। और कैसे मैं जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसको मैं रेवेन्यू बोलूँ? तो वो यही कहता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी रेवेन्यू, कोई भी कमाई है उसको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में। इज रिकॉग्नाइज ओनली
when it is actually earned, when it is actually earned, okay, but not on the basis of amount received, ठीक है। या इस लाइन को हम थोड़ा सा बाद में लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं इसके अंदर। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली अर्न, एंड एक और चीज, इट्स रिसीट इज डेफिनेट। सबसे परफेक्ट लाइन, व्हेन इट्स रिसीट इज डेफिनेट। पहली चीज हम उसे अर्न कर चुके हैं, अर्न, प्लस दूसरी चीज उसकी जो रिसीट है, रिसीट मतलब मिलना, वो तय है, डेफिनेट है। तो जब ये दो फैक्टर्स आपके पूरे हो जाएं, फुलफिल हो जाएं, तो आप उसको रेवेन्यू को, अपनी कमाई को आप कमाई दिखा सकते हो, अदरवाइज आप उसे रिकॉग्नाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये है मेरा दोस्त चिंटू, मैंने इसको 2 लाख का माल दिया, 2 लाख का माल इसको दे दिया, बेचा नहीं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, मैंने दिया। मैंने कहा 20 दिन का तुझे टाइम दे रहा हूं, अगर तुझे ये माल पसंद आता है तो अप्रूव कर दियो, ठीक है, और अगर नहीं आता, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि भाई ये माल जो है मुझे वापस लेना है। क्लियर है? मैंने माल इसको भेजा था 25 मार्च को, 25 मार्च को ये माल मैंने इसको भेज दिया, ठीक है, और मैंने इसको क्या कहा, तेरे पास 20 दिन का टाइम है, अप्रूव कर देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं माल वापस ले लूंगा। अब इस दौरान मेरा साल खत्म हो गया 31 मार्च को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 लाख को, ठीक है, इस दिन तक जब मेरा साल खत्म हुआ, लेट से मेरा साल था 19-20, तो मेरा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020 को मेरा साल खत्म हुआ, तो मैं क्या 2 लाख को 19-20 का रेवेन्यू मानूं, क्योंकि अभी 20 दिन तो पूरे हुए नहीं। 25 मार्च से 20 दिन अगर आप काउंट करो तो क्या होता है, 15 अप्रैल आ जाता है ना। तो 15 अप्रैल तक का टाइम है इसके पास, 15 अप्रैल तक का टाइम है इसके पास, लेकिन बीच में मेरा साल खत्म हो गया। अब आप बताओ, इस 2 लाख को मैं अपनी इस साल की कमाई, क्योंकि ये साल मेरा क्लोज होगा, है ना, 31 मार्च को मेरा ये साल क्लोज होगा, इस 2 लाख को मैं अपना रेवेन्यू, कमाई मानू या नहीं? यस और नो, फटाफट बताइए। नो। हाँ एग्जैक्टली, नो, ठीक है। ये अभी रिवेन्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने से कमाया ही नहीं है। क्लियर है ये बात? आपने माल भेज दिया, लेकिन आपने उसको 20 दिन का टाइम दिया हुआ था, तो तब अब तक वो माल आपका ही है, वो उसका हुआ नहीं है, आपकी सेल अभी कंफर्म नहीं हुई। क्लियर है ये बात? दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, कहते रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है जब हम उसे कमा ले, पहली चीज, और दूसरी बात जब उसकी रिसीट डेफिनेट हो, पैसा मिलना तय हो। अब मेरी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, सपोज, ठीक है, मेरी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, मैं उसे माल बेचता हूँ 50,000 का, वो पैसा कुछ टाइम बाद देने के लिए कहता है, तो क्या मैं उसको अपना रिवेन्यू मानूं, हाँ या ना? फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो तब मैं अर्न कर लिया, मैंने उसको कोई अप्रूवल का टाइम नहीं दिया, मैंने उसे अर्न कर लिया, माल बेचा, पैसा बाद में आएगा, लेकिन माल मैंने उसको बेच दिया, मेरे पास राइट आ चुका है, और पैसा मिलना डेफिनेट है, पैसा मैं उससे लूंगा ही लूंगा। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है। चले आगे, एक छोटा सा एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश रुपीज 1 लाख, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये मैं ऐसा करता हूं, मार्च मंथ की बात कर लेता हूं, ठीक है, मार्च मंथ की। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 80,000, ठीक है। कैश रिसीव्ड, ठीक है, ये जो आपने माल बेचा 80,000 का, इससे आया कैश आपके पास 60,000। तो आप मुझे बताइए, मैं मार्च का रिवेन्यू कितना मानूं? मुझे सिर्फ इतना बता दो। 90,000। हाँ
90,000। मैंने कैश माल बेचा 1 लाख और 80,000 उधार पे बेचा। इस 80,000 में से 60,000 मिले मुझे भी, तो मेरी कमाई कितनी मानूंगा? फटाफट बताइए। 90,000। ये 1 लाख है और ये 80,000 है और ये 60,000 है। अच्छा 1 लाख का 1,80,000। एग्जैक्टली 1,80,000। क्लियर है ये बात? 1,80,000। अच्छा ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अर्न कितना कर लिया? अर्न तो आपने पूरा ही अमाउंट करा था ना, मिला नहीं देखना आपने, देखना अर्न तो कितना करा है। अर्न 1,80,000 करा है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ। ठीक है, और हमारा 8th अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। ये तो बहुत ही बेसिक बात कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है सपोज आज हमारी जो डेट है दैट इज 31st ऑफ मे। आज मैंने दुकान पे सेल करी 2 लाख की। कितने की सेल करी? 2 लाख। ठीक है, और कल मेरा खर्चा हुआ था 30 मई को, एक्सपेंस हुआ था, वो हुआ था 1.5 लाख। और आज मेरा खर्चा जो हुआ है 31 मई को, वो खर्चा हुआ है 30,000। ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दो, आप मुझे बस इतना बता दो कि 31 मई को ऑन 31 मई मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। आप मुझे बस इतना बता दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही आंसर है 1,70,000। आप समझ गए बात को कि 31 मई का प्रॉफिट निकालना है, तो रेवेन्यू कौन से डेट का लोगे? 31 मई का। और खर्चा भी कौन सी डेट का लोगे? 31 मई का। इसी को तो बोलते हैं मैचिंग। समझ आ गई बात? आपने दोनों सेम चीजें, सेम डेट की चीजें लेनी है। यही तो है हमारी मैचिंग प्रिंसिपल की बात। ये कहता है to know the current year profit, to know the current year profit। अगर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है या फिर करंट ईयर का लॉस निकालना है, कहता है करंट ईयर ओनली, करंट ईयर एक्सपेंसेस, ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस will be charged against करंट ईयर इनकम्स, करंट ईयर इनकम्स या फिर करंट ईयर रेवेन्यू। ठीक है, कई बार मैं रेवेन्यू को इनकम बोल देता हूं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। ओके, तो कहता है अगर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो खर्चे और कमाइयां दोनों ही करंट ईयर की मैच करेंगे आप। ठीक है, आगे पीछे की नहीं। ओके, क्लियर है? तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे निकल कर आएगी? करंट ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर लॉस इज इक्वल टू करंट ईयर रेवेन्यू, करंट ईयर रेवेन्यू माइनस करंट ईयर एक्सपेंस। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं डिब्बे के अंदर। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल इतनी सी बात कहता है, और हमने शॉर्ट में ही सब कुछ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज हमने अच्छे से समझ लेना है।